राधे क्लासेज रिंगस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेंगे वेटनरी सर्जरी का एक छोटा सा टॉपिक, टाइप्स ऑफ सूचर मटेरियल्स, यानी टांकों के प्रकार। टाइप्स ऑफ सूचर मटेरियल्स यानी टांकों के प्रकार। सूचर का मतलब टांके। तो टांके कितने प्रकार के होते हैं जो अपनी सर्जरी में काम आते हैं, तो वो देखिए प्यारे बच्चों। इनको सबसे पहले टांकों को दो भागों में बांटा। एक तो अब्सॉर्बेबल और दूसरा नॉन अब्सॉर्बेबल। अब्सॉर्बेबल सूचर मटेरियल्स कैसे सूचर मटेरियल होते हैं? ये ऐसे सूचर मटेरियल होते हैं जो जिन अंगों में लगाए जाते हैं उन्हीं अंगों में इनका अवशोषण हो जाता है, इनका अब्सॉर्प्शन हो जाता है, इनका अवशोषण हो जाता है। इसीलिए इनको बार बार काटा नहीं जाता, इनको बाद में हटाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और नॉन अब्सॉर्बेबल सूचर मटेरियल वो हैं जो अवशोषित नहीं होते, ऊतकों में अवशोषित नहीं होते, इसीलिए इनको बाद में काट कर हटाया जाता है। अब अब्सॉर्बेबल सूचर मटेरियल्स और नॉन अब्सॉर्बेबल सूचर मटेरियल्स को मेरे प्यारे विद्यार्थियों फिर से दो दो भागों में बांटा। अब्सॉर्बेबल को दो भागों में, नेचुरल और सिंथेटिक। ठीक इसी प्रकार नॉन ऑब्जर्वेबल को भी नेचुरल और सिंथेटिक में बांटा। अब नेचुरल का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? प्राकृतिक। सिंथेटिक का मतलब संश्लेषित। प्राकृतिक का मतलब जो भगवान ने दिए हैं, हमें प्रकृति ने हमें दिए हैं, वो सूचर मटेरियल्स होंगे नेचुरल। और जो इंसान ने बनाए हैं, उद्योग कल कारखानों में जो निर्मित हुए हैं, वैसे सूचर मटेरियल्स कहलाते हैं सिंथेटिक। तो अब देखिए नेचुरल अब्सॉर्बेबल सूचर मटेरियल्स के उदाहरण क्या होंगे। एग्जाम में इसी प्रकार के सवाल आते हैं। निम्न में से अब्सॉर्बेबल सूचर मटेरियल है, निम्न में से नेचुरल अब्सॉर्बेबल सूचर मटेरियल है, निम्न में से नेचुरल नॉन अब्सॉर्बेबल सूचर मटेरियल है, या निम्न में से सिंथेटिक सूचर मटेरियल है। इसी प्रकार के एग्जाम्स आते हैं, सवाल एग्जाम्स में। तो देखिए नेचुरल अब्सॉर्बेबल का मतलब क्या हुआ? ऐसे सूचर मटेरियल जो ऊतकों में अवशोषित भी हो जाते हैं मगर वो प्रकृति से ही बनाए गए हैं, किसी इंसान ने नहीं बनाए। जैसे कैटगट। प्यारे बच्चों, कैटगट नाम तो कैट है यानी बिल्ली, और गट का मतलब पाचन तंत्र की जो आहार नाल है उसको हम गट बोलते हैं। कैटगट का मतलब ये नहीं है कि ये वाला सूचर मटेरियल बिल्ली की आंतों से प्राप्त होता है। याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं करना। ये कैटगट प्यारे बच्चों शीप की, भेड़ की आंतों से प्राप्त होता है। याद रखना, कैटगट नामक सूचर मटेरियल जो कि नेचुरल है, तो नेचुरल ही है। भेड़ की आंत किसी इंसान ने थोड़ी बनाई है, ये तो भगवान की बनी बनाई है। इसीलिए जो भगवान ने बनाया है वो नेचुरल है, और जो इंसान ने बनाया है वो सिंथेटिक है। सीधी सी बात है। तो कैटगट नामक नेचुरल अब्सॉर्बेबल सूचर मटेरियल शीप की आंत से बनता है। ये भी कई बार सवाल आता है। कैटगट के बाद में अपना हो गया कार्जाइल मेम्ब्रेन। और प्यारे बच्चों, ये कार्जाइल मेम्ब्रेन से ये गाय भैंस, कैटल बफेलो की सीकम से प्राप्त होती है। सीकम बड़ी आंत का भाग है। गाय भैंस में मैंने बताया छोटी आंत के 3 भाग है, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। वैसे ही बड़ी आंत के 3 भाग है, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो जो बड़ी आंत का प्रथम भाग है सीकम,
उससे गाय भैंस की सीकम से ये कार्जाइल मेम्ब्रेन निर्मित होती है, तो ये भी नेचुरल हुआ और ये अब्जॉर्बेबल है क्योंकि बॉडी के ही भाग है, शरीर के ही भाग है, तो ये शरीर में अवशोषित हो जाएंगे। इसके बाद में कंगारू टेंडन, कंगारू टेंडन भी एक नेचुरल अब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल है, ये शरीर में अवशोषित भी हो जाता है और नेचुरल भी है। कंगारू टेंडन किससे प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? ये कंगारू की पूंछ के टेंडन से, नाम ही टेंडन आ रहा है लेकिन कहाँ पाया जाता है वो टेंडन? पूंछ में। तो कंगारू की पूंछ के टेंडन से जो सूचर मटेरियल निर्मित होता है उसे हम बोलते हैं कंगारू टेंडन। इसके बाद में कोलेजन, कोलेजन का नाम आते आपके प्रोटीन वाला टॉपिक याद आ गया होगा। अपने शरीर के जीवित ऊतकों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है? कोलेजन। तो ये कोलेजन किससे प्राप्त होता है? ये कहाँ पाया जाता है? वो टेंडन में, वो मसल्स में, सभी में पाया जाता है। तो गाय भैंस की जो टेंडन्स हैं, इन टेंडन से इस कोलेजन को प्राप्त किया जाता है। फिर इसके बाद में अंतिम आ गया फेशिया लाटा। फेशिया लाटा भी एक नेचुरल है और अब्जॉर्बेबल भी है और ये गाय भैंस की पेशियों से प्राप्त होता है। गाय भैंस की पेशियों से प्राप्त होने वाला जो सूचर मटेरियल उसका नाम है फेशिया लाटा। अब प्यारे बच्चों देखिए आप, शीप की आंत से, गाय भैंस की सीकम से, कंगारू की पूंछ के टेंडन से, गाय भैंस की टेंडन से, फिर गाय भैंस की पेशियों से। तो आपको पता होना चाहिए कि शरीर के जंतुओं के कोई ना कोई भाग हैं अंदर के, तो इनसे जब कोई सूचर बनेगा तो वो नेचुरल तो है ही और अब्जॉर्बेबल भी होगा। तो आपको याद रखना चाहिए ये। अब जो कैटगट है प्यारे बच्चों, ये भी दो प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है। एक तो प्लेन कैटगट और दूसरा होता है क्रोमिक कैटगट। प्लेन कैटगट और क्रोमिक कैटगट। क्रोमिक कैटगट किसे कहते हैं? जिस कैटगट में, प्लेन कैटगट में जब क्रोमिक अम्ल से इसका वो कर दिया जाए, इसकी क्रिया क्रोमिक अम्ल इसमें डाल दिया जाए तो इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं क्रोमिक कैटगट। प्लेन कैटगट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है प्यारे बच्चों, टेंसाइल जो सामर्थ्य है, तनन सामर्थ्य, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब तनन सामर्थ्य, प्लेन वाले की तो 10 दिन तक होती है कि 10 दिन तक कहीं पर भी ये नहीं टूटेगा नहीं 10 दिन तक, और क्रोमिक कैटगट की होती है 15 से 20 दिन। तो आपको याद रहना चाहिए, देखो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 5 से 10 दिन बढ़ गई। तो क्रोमिक कैटगट, प्लेन कैटगट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो याद रखना क्रोमिक एसिड। तो आपको क्रोमिक कैटगट की फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ जो तनन सामर्थ्य है 15 से 20 दिन तक हो जाती है। और ध्यान रखिए कभी कभी ये भी सवाल आ जाता है, चाहे प्लेन कैटगट हो चाहे क्रोमिक कैटगट हो, टिश्यूज में, ऊतकों में इनका पूर्ण अवशोषण ध्यान रखिए कितने दिन में होता है? 90 दिन में। इनका पूर्ण अवशोषण तो 3 महीने में जाकर होता है, 90 दिन में होता है, ध्यान रखने वाली बात है। अब प्यारे बच्चों आपका आ गया सिंथेटिक लेकिन अब्जॉर्बेबल। तो इनके 3 उदाहरण हैं, पॉली ग्लाइकोलिक एसिड, दूसरा पॉलीग्लैक्टिन, तीसरा पॉली डाइऑक्सिनोन। तो देखिए तीनों नाम पॉली से आ रहे हैं यहाँ। तो हालांकि पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीग्लैक्टिन और पॉलीडाइऑक्सिनोन। पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल, पॉलीग्लैक्टिन, पॉलीडाइऑक्सिनोन, ये तीनों ही प्रकार के जो सूचर मटेरियल हैं ये शरीर के ऊतकों में अवशोषित हो जाते हैं, अब्जॉर्बेबल हैं, लेकिन ये मनुष्य ने बनाए हैं, प्रकृति ने नहीं बनाए।
तो इसीलिए सिंथेटिक हैं मगर अब्जॉर्वेबल हैं। फिर इसके बाद में नेचुरल नॉन अब्जॉर्वेबल। प्यारे बच्चों, नेचुरल यानी वो प्रकृति से प्राप्त हैं लेकिन वो शरीर के ऊतकों में अवशोषित नहीं होते। अब की बार ऐसे उदाहरण हैं जो शरीर के ऊतकों में अवशोषित नहीं होते, जिनको बाद में रिमूव करना पड़ता है। तो नेचुरल में देखिए क्या क्या हो गया। सबसे पहले कॉटन, बताओ कपास के पौधे से प्राप्त होता है, तो कपास का पौधा नेचुरल है। तो कॉटन क्या होता है प्यारे बच्चों, कपास के पौधे से प्राप्त होता है। कभी कभी सवाल ये कहाँ से प्राप्त होता है ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो कपास के पौधे से प्राप्त होने वाला सूचर मटेरियल क्या है, कॉटन। तो ये नेचुरल तो हो ही गया, लेकिन ये सूत है, कॉटन का मतलब सूती धागा, ये शरीर में अवशोषित होता है क्या, नहीं हो सकता। तो कॉटन कपास के पौधे से प्राप्त होता है। और कभी कभी सवाल ये भी आ जाता है ये बना किसका होता है। तो प्यारे बच्चों, ये कॉटन सूचर मटेरियल सेलुलोज का बना होता है। और मैं कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। सेलुलोज एक होमोपॉलीसेकेराइड का उदाहरण है जिसमें ग्लूकोज की लगभग 6000 इकाइयाँ, ग्लूकोज की 6000 इकाइयाँ इसमें पाई जाती हैं सेलुलोज में। और आपको ये याद रहना चाहिए, ये कोशिका भित्ति, जो पौधों की कोशिका भित्ति है, इसका मुख्य घटक है सेलुलोज। और ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है सेलुलोज। इसके बाद में आप ले लीजिए सिल्क यानी रेशम। तो प्यारे बच्चों बताओ, रेशम कोई इंसान बना सकता है क्या? ये तो नेचुरली है। कैसे? अब आपको पता होना चाहिए सिल्क किससे प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है रेशम कीट के लार्वा से। प्यारे बच्चों, रेशम कीट के लार्वा से प्राप्त होता है। तो कभी कभी सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए रेशम कीट के लार्वा को क्या कहते हैं? कैटरपिलर। ये रेशम कीट के लार्वा का नाम है कैटरपिलर। तो कैटरपिलर से प्राप्त होता है सिल्क। ये रेशम कीट का लार्वा अपने ऊपर लार जो है वो लार को ऐसे स्रावित करता रहता है, गोल गोल गुंडी से बना लेता है, जिसे सूतली बम होता है। सूतली बम में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे धागे लपेटे हुए रहते हैं चारों ओर से। ऐसे ही रेशम कीट का जो कैटरपिलर लार्वा है अपने ऊपर उस लार को ऐसे समेटते जाता है गोल गोल घेरे में, और अंत में वो लार सूखकर एक धागे का रूप ले लेती है जिसे बोलते हैं कोकून। फिर उस कोकून को गर्म करते हैं और गर्म करने से फिर वो धागा निकलता है। तो ध्यान रखिए, रेशम कीट के लार्वा कैटरपिलर के द्वारा निर्मित जो कोकून है उसको गर्म करके फिर सिल्क को हम प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए प्यारे बच्चों नेचुरल हुआ। लेकिन क्या सिल्क शरीर में अवशोषित हो सकता है क्या? नहीं, इसलिए नॉन अब्जॉर्वेबल है। फिर आप देखिए प्यारे बच्चों, हॉर्स हेयर, घोड़े का बाल, नाम सुना होगा। तो घोड़े की पूंछ का बाल भी और घोड़े का जो मेन है, जो गर्दन के ऊपर टफ्ट ऑफ हेयर्स यानी बालों का जो गुच्छा, यहाँ जो पोल है शरीर दोनों सींगों के बीच, घोड़े में तो सींग नहीं होते, लेकिन जो टॉपेस्ट पॉइंट है सिर का, वहाँ से लेके सर्विकल वर्टिब्री के समानांतर बालों का एक गुच्छा पाया जाता है घोड़े में। और वो खासकर नर घोड़े में ज़्यादा विकसित होता है क्योंकि वो नर घोड़े का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। तो उस घोड़े के मेन से, गर्दन के बालों से और पूंछ के बालों से भी क्या बनता है? एक सूचर, धागा, टाका, तो जिसे हम बोलते हैं हॉर्स हेयर। तो बताओ ये घोड़े की पूंछ का बाल क्या अवशोषित हो जाएगा? ऊतकों में नहीं होगा। तो इसलिए ये नॉन अब्जॉर्वेबल है। लेकिन घोड़े की पूंछ ये तो प्राकृतिक है ना। आप कहोगे घोड़े की पूंछ के बाल को हमने बनाया, नहीं, आप नहीं बना सकते। इसलिए जो आप नहीं बना सकते वो सब नेचुरल है, और जो आप बना सकते हैं वो प्यारे विद्यार्थी वो सिंथेटिक है। तो कॉटन कपास के पौधे से प्राप्त है, सेलुलोज का बना है। सिल्क रेशम कीट के लार्वा कैटरपिलर से प्राप्त है, कोकून से। और ये सिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? याद रखिए किस प्रोटीन का बना होता है? तो फाइब्रोइन। ध्यान रखिए, फाइब्रोइन, FIBROIN, फाइब्रोइन नामक प्रोटीन से बना होता है सिल्क, ये याद रखिए। ये हॉर्स हेयर किससे बना होता है फिर बताइए? आप पढ़ चुके हैं कीरेटिन प्रोटीन से। अरे मेरे प्यारे भाइयों, मैं बता चुका हूँ, बाल में, नाखून में, ऊन में, सींग में, खुर में जो मृत पदार्थ हैं, मृत ऊतक हैं अपने शरीर के, उनमें क्या पाया जाता है? कीरेटिन प्रोटीन।
तो कॉटन किसका बना है? सेलुलोज का। सिल्क किसका बना है? फाइब्रोइन प्रोटीन का। और हॉर्स हेयर किसका बना है? केराटिन प्रोटीन का। और प्यारे विद्यार्थियों, ये तीनों ही नेचुरल नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल हैं। इनका शरीर के ऊतकों में कोई अवशोषण नहीं होता, इनको बाद में काटना ही पड़ता है। फिर सिंथेटिक में देखिए, सबसे पहले स्टेनलेस स्टील, वेरी गुड। अब ये स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है? प्यारे विद्यार्थियों, स्टील कैसे बनता है ये याद रखिए। स्टील में लोहा, आयरन, और आयरन में कार्बन मिलाया जाता है। आयरन नेचुरल अवस्था में जो प्राप्त होता है बहुत ही कोमल, बहुत ही नरम होता है, इसलिए उसको कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। तो जब लोहे में कार्बन मिला दिया तो ये क्या बन गया? स्टील। लेकिन स्टेनलेस नाम क्यों लगाया? क्योंकि जब इस लोहे में जो कार्बन मिला हुआ लोहा है, इसमें दो चीज़ और मिला दी, निकल और क्रोमियम। याद रखना, नेकर मिला दिया। आरएसएस वाले पहनते हैं ना नेकर छोटा, या हम भी पहनते हैं घर पे, जो पहनते हैं नेकर छोटा हाफ पैंट, तो नेकर मिला दिया। लोहे में नेकर मिलाया तो क्या बन गया? स्टेनलेस स्टील। तो पता होना चाहिए, कभी कभी सवाल आ जाते हैं, स्टेनलेस स्टील का निर्माण करने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो बता दिए, लोहे में नेकर मिलाया जाता है। नेकर का मतलब निकिल और क्रोमियम। नेकर, निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का सिंथेटिक, क्योंकि स्टील तो हमने बनाया, इंसान ने बनाया तो सिंथेटिक हो गया। और स्टील शरीर के ऊतकों में अवशोषित भी नहीं होता, तो इसलिए नॉन अब्जॉर्बेबल हो गया। इसके बाद में वेटाफिल, ये भी सिंथेटिक सूचर मटेरियल है, वेटाफिल। इसके बाद में आ गया अपना सिंथेटिक में प्रोलीन, फिर इसके बाद में आ गया पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर। तो स्टेनलेस स्टील आ गया, वेटाफिल आ गया, प्रोलीन आ गया, पॉलिएस्टर आ गया। इस प्रकार ये सारे के सारे क्या हो गए? सिंथेटिक नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल्स। तो ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। इन्हीं में से एग्जाम में सवाल आते हैं कि कौन से नेचुरल हैं, कौन से सिंथेटिक हैं, और कौन से अब्जॉर्बेबल हैं और कौन से अब्जॉर्बेबल नहीं हैं, और साथ में कौन सा सूचर मटेरियल किससे प्राप्त होता है और वो किसका बना होता है। इस प्रकार भांति भांति के सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं। उन सब चीज़ों को मैंने क्लियर करने का पूरा प्रयास किया, और आशा है आपको सारी चीज़ें याद हुई होंगी। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।